सो हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम मज़े में होंगे। तो जैसे कि अब जो वीडियो है वो सेक्शन 157 के ऊपर है। इससे पहले जो मैंने सेक्शन 155, 156 कवर अप कर दिया था लास्ट वीडियो में, आज जो हमें कवर करना है वो हमें करना है सेक्शन 157। अगर आपको सीआरपीसी के रिगार्ड में और भी वीडियोस देखनी है तो आप चैनल को ओपन करिए, वहां पर आप जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अंदर जो है हमने डिफरेंसेस के बारे में भी वीडियो एक कवर करी है, जिसमें हमने सीआरपीसी में डिफरेंसेस वगैरह बताए, जैसे बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, समन और वारंट केस में क्या फर्क होता है, इस तरह से हमने डिफरेंसेस बताए हैं। और एक वीडियो में हमने शॉर्ट ट्रिक्स बताई है कि आपको चैप्टर्स अगर याद नहीं हो रहे या फिर चैप्टर्स याद करने में दिक्कत आ रही है तो आप कैसे उनको याद करेंगे। और एक वीडियो हमने बनाई है सेक्शन 2 के ऊपर, जो डेफिनेशन क्लोज है, कि मतलब पूरे सीआरपीसी के अंदर जो कोई भी वर्ड अगर आप लीगल वर्ड पढ़ते हैं तो उसके क्या मायने हो सकते हैं। तो वहां पर अगर आप जाएंगे सेक्शन 2 के अंदर तो वहां पर आप बहुत सी चीजें पढ़ेंगे, जैसे इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, पुलिस रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब क्या होता है, तो ये सब चीजें, इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, तो ये सब चीजें आप वहां पर पढ़ेंगे, आप उसको इजिली से अंडरस्टैंड कर जाएंगे चीजों को। तो वहां पर आप जाइए, देखिए, वहां पर आप जाइए, देखिए, आपको समझ आ जाएंगी चीजें। तो आते हैं अब सेक्शन 157। एक चीज और मैं ये सोच रहा था कि मतलब कोई भी अगर मैं आपको सेक्शन पढ़ाऊंगा तो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगा, ताकि जो अंडरस्टैंडिंग है सेक्शन को लेकर, मतलब आपको एक विजन मिल जाएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये सेक्शन इन इन चीजों के बारे में बात कर रहा है। तो सेक्शन को पढ़ते टाइम फिर जब हम उसका डिकोडिंग करेंगे तो उस टाइम पे इजिली समझ आ जाएंगी हमको चीजें। तो सबसे पहले जो सेक्शन 157 है उसका मैं बताता हूँ। अब क्या है, मान लीजिए पुलिस को आपने इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई फला फला जगह पे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, ठीक है। सेक्शन 157 क्या बात कहता है, सेक्शन 157 कहता है जब पुलिस ऑफिसर को ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, कि भाई ऐसी जगह पे कोई ऑफेंस हुआ है, तो उसके बाद वो उधर जाएगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो इसके अंदर ये, इस दौरान जब वो ये काम कर रहा है उसको एक रिपोर्ट किसको भेजनी पड़ेगी, मजिस्ट्रेट साहब को एक रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी इस ऑफेंस की जानकारी देते हुए, ठीक है, जिसके अंदर वो जहां तक उसने इन्वेस्टिगेशन करी है वो डालेगा, क्या केस है क्या नहीं है, वो एफआईआर की कॉपी है, वो सारी डिटेल वो जाके मजिस्ट्रेट साहब को देगा, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अकरेंस रिपोर्ट। तो कोई आपसे प्री में ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि भाई अकरेंस रिपोर्ट कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन है, तो आपको फिर सेक्शन 157 याद रखना है, क्योंकि अकरेंस रिपोर्ट की बात सेक्शन 157 ऑफ सीआरपीसी करता है। अकरेंस रिपोर्ट क्या होती है, ये वही रिपोर्ट होती है जो मजिस्ट्रेट साहब को दी जाती है। इसके अंदर वही होता है कि भाई कोई भी केस हो गया तो उस चीज के बारे में इन्फॉर्म करना मजिस्ट्रेट साहब को। अब इन्फॉर्म करना क्यों जरूरी है, इन्फॉर्म करना इसलिए जरूरी है ताकि मजिस्ट्रेट साहब को भी पता लगे कि भाई उनके एरिया में क्या ऑफेंस हुआ है क्या नहीं हुआ। मान लीजिए चार्जशीट फाइल कर रहे हैं 90 दिन के बाद, अब उन 90 दिन में मजिस्ट्रेट साहब को कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। मजिस्ट्रेट साहब को, ताकि मजिस्ट्रेट साहब अपने कंट्रोल में वो चीजें ले सके, कैसी चीजें, ताकि उनको पता लग जाए कि भाई इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, पुलिस इन्वेस्टिगेट ही ना कर रही हो उस केस को लेकर, तो अब वो मजिस्ट्रेट साहब इतने लंबे टाइम के लिए थोड़ी बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं है, मजिस्ट्रेट साहब का राइट है, वो रिपोर्ट उनके पास जाएगी, वो उसमें रिपोर्ट देखेंगे, फिर फर्दर वो उसमें ऑर्डर क्या करते हैं वो उनके ऊपर है। हो सकता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही ना कर रही हो, आगे सेक्शन में आप पढ़ेंगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकते हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकते हैं या करवा सकते हैं, या फिर केस को खत्म भी करवा सकते हैं, डिस्पोज ऑफ करा सकते हैं। तो ये सब चीजें आगे हम पढ़ेंगे। तो इस सेक्शन के अंदर ये है कि भाई रिपोर्ट कैसे सबमिट होगी, कौन सबमिट कर सकता है कौन नहीं कर सकता, तो ये सब चीजें अक्रेंस रिपोर्ट होपफुली आपको समझ आ गई होगी, जो मैंने बताया कि जो ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिले कि भाई वहां पे ऑफेंस हुआ है, पुलिस ने एफआईआर वगैरह करी है, ठीक है, तो उसकी रिपोर्ट उनको देनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट साहब को। इस मजिस्ट्रेट साहब को क्यों देनी पड़ेगी, ताकि वो चीजों को कंट्रोल में ले सके। कैसी चीजें कंट्रोल में, कि भाई वो पूछेंगे कि भाई अब आपने क्या करा क्या नहीं करा, ये चीज करी नहीं करी, क्यों नहीं करी, तो एक तरह से वो कंट्रोल लेंगे। और ये राइट भी बनता है, क्योंकि भाई एग्जाम्पल लो, आपके एरिया में कोई ऑफेंस हुआ है, आप मजिस्ट्रेट हो उस एरिया के, जुरिडिक्शनल एरिया आपके अंडर में आ रहा है, वो एरिया आपके अंडर में आ रहा है, वहां कोई ऑफेंस हुआ है,
तो आप अब जा जाके लोगों से तो पूछोगे नहीं कि भाई इधर ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं, आपको कोर्ट में बैठ के केस भी देखना है। तो उस दौरान पुलिस आपको इन्फॉर्म करेगी उन चीजों के बारे में कि जी ऐसे ऐसे हुआ है, ये ऑब्लिगेटरी है, यानी कि ऑब्लिगेशन है पुलिस के ऊपर, उन्हें देना पड़ेगा। तो ये हुआ सेक्शन 157 का जो ओवरव्यू है। अब मैं एक बार सेक्शन पढ़ देता हूं आपके लिए, उसमें हम डिकोड भी करेंगे। अभी ऐसा नहीं कि पूरा हो गया, अभी और भी चीजें हैं, लेकिन मैंने एक ओवरव्यू जनरल देने के लिए आपको ये चीजें बताई। अब आ जाओ सेक्शन 157 के ऊपर। तो सबसे पहले जो सेक्शन 157 है उसकी जो हेडिंग है वो हेडिंग कहते हैं प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि सेक्शन 157 प्रोसीजर बता रहा है इन्वेस्टिगेशन का। वो क्या हो सकता है, पहला क्लोज हम पढ़ते हैं। If from information received or otherwise an officer in charge of police station has a reason to suspect the commission of an offence which he is empowered under section 156 to investigate। यहीं रुक जाओ। इसके अंदर ये कह रहा है कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव करी गई किसके द्वारा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस जो है उनके द्वारा, जो पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज है उनके द्वारा, ठीक है। और उनको ये रीजन भी लगता है कि भाई यहाँ पे कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है, ठीक है, जिसमें वो एम्पावर्ड है केस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। कौन सा सेक्शन 156, 156 के अंदर 156 मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसके बाद 150, अब आओ नेक्स्ट लाइन से, he shall forthwith send a report of the same to a magistrate empowered to take cognizance of such offense upon a police report। यही रुक जाओ। इसके अंदर ये बोला है कि he shall forthwith send, forthwith मतलब as soon as possible, जितनी जल्दी हो सके वो रिपोर्ट को सेंड करेंगे किनको, मजिस्ट्रेट साहब को। कौन से मजिस्ट्रेट साहब को, जो इंपावर्ड है कोग्निजेंस लेने के लिए ऐसे ऑफेंसेस पे, ठीक है, जो पुलिस रिपोर्ट उनके पास आ रही है, जो इंपावर्ड है ऐसे ऑफेंसेस पे कोग्निजेंस लेने के लिए, तो वो वाले मजिस्ट्रेट साहब होंगे। जनरली जो जुरिडिक्शनल मजिस्ट्रेट है, जिनके जुरिडिक्शन में वो एरिया आ रहा है, अगर उस एरिया में ऑफेंस हुआ तो जो मजिस्ट्रेट साहब है उनके पास जाएगा। और यहाँ एक चीज ध्यान और रखना, यहाँ मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव की नहीं कर रहा। ये नहीं कि आप जाके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दोगे, ऐसा नहीं है। पुलिस नहीं जाएगी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, हो जाएगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, इस चीज का ध्यान रखना। एंड शैल प्रोसीड इन पर्सन or shall depute one of his subordinate officer not below such rank as the state government may by special or general order prescribe in this behalf। यहीं रुक जाओ। अब ये इसके अंदर है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, या तो वो खुद जा सकता है या फिर वो अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को भेज सकता है। किस रैंक तक की जो हो सकता है वो पर्सन, ठीक है, वो पर्सन उस रैंक तक का हो सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट ने बाय स्पेशल और जनरल ऑर्डर प्रिस्क्राइब कर रखा है। मतलब एक तरीके से कोई एज सच स्पेसिफाई नहीं कि कांस्टेबल जाएगा या एसआई जाएगा या एएसआई जाएगा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है उसके अकॉर्डिंग वो पर्सन वहां पर जा सकता है। कौन, पुलिस ऑफिशियल। अगर अब इसमें एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए भाई अब एसएचओ साहब हैं, क्योंकि एसएचओ साहब को ही बोला जाता है, या आपका ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एसएचओ साहब को बोला जाता है। तो भाई जैसा एसएचओ साहब है, अब मान लीजिए डेली कोई ऑफेंस हो रहा है, अब वो डेली तो ले लेके रिपोर्ट जाएंगे नहीं, क्योंकि पूरे थाने की जिम्मेवारी है। तो जाहिर सी बात है कई दिन ऐसे भी आएंगे जहां वो किसी और केस में बिजी होंगे, तो ऐसे में उन्हें सारे केस देखने के किस में क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि उनको आंसर भी देना है आगे जाके कोर्ट के अंदर, अपने जो सीनियर अथॉरिटी है उनको भी। तो ऐसे में या तो वो खुद जा सकते हैं, फिर वो किसी और अपने जो सबऑर्डिनेट जो है उनका, ठीक है, उसको भेज सकता है। लेकिन किस रैंक तक का जाएगा ये स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी स्पेशल और जनरल ऑर्डर द्वारा प्रिस्क्राइब कर रखा है वो उसमें, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है किसका क्या सीन है। आपको बस इतना ही जानना है कि स्टेट गवर्नमेंट ने वही करा, ठीक है। और क्या काम करेंगे, टू प्रोसीड टू द स्पॉट, उस स्पॉट पे जाना, टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, उस जगह पर जाएंगे भाई, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस जो केस के हैं उन सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है। इफ नेसेसरी टू टेक मेजर फॉर डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ ऑफेंडर। इसके अंदर सिंपल है, अगर उनको लगता है जरूरी है किसी पर्सन को, ठीक है, ढूंढना या फिर उसको अरेस्ट करना, तो वो ये काम करेंगे। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, यह प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन।
अब आ जाओ इसके प्रोवाइजो में, यहां तक होपफुली आपको समझ आ गया होगा, किसी भी तरह की परेशानी नहीं आई होगी। अब आ जाओ प्रोवाइजो के अंदर। प्रोवाइजो के अंदर है, प्रोवाइडेड दैट व्हेन इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ एनी सच ऑफेंस इज गिवन अगेंस्ट एनी पर्सन बाय नेम एंड द केस इज नॉट ऑफ अ सीरियस नेचर। यहीं रुक जाओ। अब इसके अंदर ये आ गया प्रोवाइजो। प्रोवाइजो यानी कि अब ये कहीं ना कहीं कुछ एक्सेप्शंस की बात कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि भाई जैसे इंफॉर्मेशन मिली किसी ऑफेंस की, ठीक है, बट जिस ऑफेंस की वो मिली, पुलिस को उसका नाम भी पता है पर्सन का, ठीक है, और जो केस है वो ज्यादा सीरियस नेचर का नहीं है। मान लो इन्फॉर्मेंट यानी कि बंदा आया थाने के अंदर और उसने आके बोला कि भाई मेरे को उसने चाटा मारा है। पुलिस उस पर्सन को जानते हैं और चाटा मारा कोई इतना सीरियस भी नहीं है कि मर्डर कर दिया, ठीक है, या डकैती पड़ गई, इतना कोई सीरियस नेचर का क्राइम भी नहीं है। तो उस सूरत हाल में the officer in charge of police station need not proceed in person or depute a subordinate officer to make an investigation on the spot। यानी कि अगर पुलिस ऑफिसर को पता है कि भाई सीरियस का नेचर का नहीं है और उसको पर्सन भी पता है, तो ऐसे में कोई जरूरी नहीं है कि वो वहां पर जाए, ठीक है, इन पर्सन यानी कि खुद से, या फिर किसी अपने बंदे को भेजे उस स्पॉट पर जाके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब सीरियस उसका नेचर का है नहीं ऑफेंस, वो पर्सन को भी जानते हैं। अब वहां पर जाके क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पुलिस के पास और भी कई सीरियस नेचर के ऑफेंसेस वगैरह हैं, तो वो वहां ध्यान दे। अब वो इनमें जाके पढ़ेंगे तो उनका टाइम खराब होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हार्ड एंड फास्ट के भाई हर केस में होगा, नहीं। कई केस में ऐसा भी हो सकता है कि भाई सिचुएशन ज्यादा बुरी बिगड़ सकती है, ठीक है, अगर वहां पर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाई तो। अगर पुलिस को वहां जाना है, मान लीजिए वो ऑफेंस अभी हो रहा है वहां पे, अब उसने बोला जी मेरे को चाटा मारा, मैं तो भाग के आ गया यहाँ पे आपको बताने के लिए, तो ऐसे में पुलिस ये नहीं गई यार हम तो जानते हैं छोड़ रहे हैं, नहीं। ऐसे में हो सकता है कि भाई वो बंदा मर्डर ही कर दे, किसी और का कर दे। तो ऐसे में फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे वो चीज डेफर करती है कि भाई क्या है क्या नहीं है। इसमें एक चीज ये है, लेकिन इसके ऊपर कुछ वो भी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या रिस्ट्रिक्शंस है इसके ऊपर। अब आ जाओ बी क्लोज में। पर एक क्लोज आपको प्रोवाइज होगा, समझ आ गया कि भाई पुलिस को पता है सीरियस नेचर नहीं है जो क्राइम ये बंदा आके बता रहा है, और ये उस पर्सन का नाम भी जानते हैं जिसने करा है, तो पुलिस वहां जाके इन्वेस्टिगेशन खुद मतलब या तो एसएचओ साहब खुद नहीं जाएंगे, ना ही वो भेजेंगे। अब आ जाओ अगले में, बी क्लोज में। If it appears to the officer in charge of police station that there is no sufficient ground for entering on an investigation, he shall not investigate the case। अगर कोई इंफॉर्मेशन आई है एसएचओ साहब के पास और उनको ये लगता है कि यार इसमें इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत है नहीं, मतलब कोई इंफॉर्मेशन आई, उन्हें लगा यार इसमें हम क्या इन्वेस्टिगेशन करें, इसमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं है। कई बार हो सकता है वो सिविल मुकदमा हो, कई बार हो सकता है उनके जुरिडिक्शन में, मतलब जुरिडिक्शन तो क्या ही बोलूं, कई बार उनको ये लगता है कि भाई सिंपल ये है कि उनको ये लगता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन इस केस की नहीं करनी चाहिए, तो वो नहीं कर रहे इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तो वो मना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस, वो नहीं करेंगे। क्या ये हर बार होगा? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस लगाई हुई है। रीजन क्या है? रीजन वही है, अगर ऐसे होने लग गया तो आए दिन पुलिस हर केस में ये कह देगी कि हमें लगा था इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, हमने नहीं करी। बट ऐसा नहीं है, ये ड्यूटी आपकी करनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं लगता तो आपको रीजन देना। सेकंड क्लोज में मैं बात करूंगा, लेकिन प्रोवाइजो में मैं कुछ और बात कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं प्रोवाइजो क्या है। ये थोड़ा हटके है लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ रेप, रेप ऑफेंस की बात कर रहा है, द रिकॉर्डिंग ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम शैल बी कंडक्टेड एट द रेजिडेंस ऑफ द विक्टिम और इन द प्लेस ऑफ हर चॉइस। यहीं रुक जाओ। कोई रेप विक्टिम है, कोर्ट में ना जो रेप विक्टिम होता है यानी कि जिसके साथ रेप हुआ है, उसको या तो प्रोसिक्यूटर्स बोला जाता है या रेप विक्टिम, नाम से नहीं बुलाया जाता, ठीक है। और सोशली आप कभी भी उसका नाम नहीं लोगे इस केस के रिगार्ड में। और ये एक ऑफेंस भी है, मैं आपको पहले बता दूं। कोर्ट में कई बार होता है, कई वकील साहब भी गलत, मतलब एक फ्लो में निकल जाता है कई बार नाम, तो उसमें जज साहब कई बार गुस्सा हो जाते हैं, डांट देते हैं कि आपको नहीं पता कि नाम नहीं लेना होता। तो ऐसा कई बार हो, कभी कभी हो, कई बार तो नहीं बट कभी कभी ये चीज हो जाती है। तो बढ़िया है कि आप प्रोसिक्यूटर बुलाओ या फिर विक्टिम बुलाओ,
और जनरली यही वर्ड यूज होता है, विक्टिम या प्रोसिक्यूटर्स। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि अगर कोई रेप विक्टिम है, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, तो वो स्टेटमेंट या तो उनके रेजिडेंस पे आप रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसे प्लेस पर जो उनकी चॉइस क्या हो, यानी कि जिसमें वो कह रहे हो कि हमें इस प्लेस पर अपनी स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं, तो उनकी चॉइस के हिसाब से उस प्लेस पर होगी। एंड एज फार एज प्रैक्टिकल बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर इन द प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट्स, गार्जियन और नियर रिलेटिव और सोशल वर्कर ऑफ द लोकेलिटी। ये एक चीज मैंने आपको पहले बता दी थी कि स्टेटमेंट जो है वुमेन ऑफिसर ही करेगी रिकॉर्ड। मैं इसको आगे भी प्रोवाइजो में बता दूंगा 160 के अंदर भी, मतलब कुछ है इसके बारे में, मैं आपको आगे भी बता दूंगा उस चीज के बारे में। लेकिन यहाँ मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो इसके अंदर एक सिंपल यही है कि भाई जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी तो उसमें क्या है कि या तो उसके पेरेंट्स उसके साथ होने चाहिए, या तो गार्जियन होने चाहिए, नियर रिलेटिव होने चाहिए, या फिर कोई भी उस लोकेलिटी का सोशल वर्कर होना चाहिए। सोशल वर्कर उस लोकेलिटी का होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, उसके पेरेंट, गार्जियन, नियर रिलेटिव या फिर सोशल वर्कर ऑफ द लोकेलिटी, ठीक है, इनमें से कोई एक पर्सन हो। अब आ जाओ सेकंड क्लॉज पे। अब ऊपर उस वाली बात को दिमाग में रखना जो मैंने क्या बताया था कि भाई पुलिस ने बोला मैं तो नहीं कर रहा इन्वेस्टिगेट, मेरे को नहीं लगता, या फिर पुलिस ने को नाम पता है उस पर्सन का और पुलिस को ये भी पता है कि ज्यादा सीरियस का नहीं है, पुलिस ने मना कर दी, ये दो कंडीशन है। अब इन दो कंडीशन में क्या हो सकता है, सेकंड क्लोज उसकी बात करता है। सेकंड क्लोज क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द केस मेंशन इन क्लोज ए एंड बी ऑफ द प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1, जो बातें मेंशन है प्रोवाइजो ए और बी में सबसेक्शन 1 के, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल स्टेट इन हिज रिपोर्ट his reason for not fully complying with the requirement of that subsection and in the case mentioned in clause B। अभी आप क्लोज ए में ही आ जाओ, अभी बी को रोक दो। इसके अंदर ये कहा गया है कि जो इन्वेस्टिगेट वो नहीं कर रहे हैं उनको रीजन देना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और किस में देना पड़ेगा, वो जो रिपोर्ट वो मजिस्ट्रेट साहब को देंगे। कोई भी ऑफेंस अगर उनके एरिया में हुआ है उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब को जा रही है, अकरेंस रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के अंदर उनको मेंशन करना पड़ेगा कि भाई वो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे या क्या रीजन है जो वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं फॉर नॉट फुल्ली कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सबसेक्शन एंड इन द केस मेंशन इन क्लोज बी ऑफ द साइड प्रोवाइजो द ऑफिसर शैल आल्सो फोर्थविथ नोटिफाई टू द इन्फॉर्मेंट। अब इधर रुक जाइए, अब ये कह रहा है आप मजिस्ट्रेट साहब को तो बता दिया आपने, बट आपको उस पर्सन को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा जिसने एफआईआर कराई है या जिसने उस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी है, उसको भी आपको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और फोर्थ विद वर्ड यूज है, फोर्थ विद मतलब एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उसको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई मैं केस की इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं कर रहा। इफ एनी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय स्टेट गवर्नमेंट, वो ये उस मैनर में आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा जिस मैनर में स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है, लेकिन फोर्थ विद वर्ड यूज है, यानी कि एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके आपको करना पड़ेगा। द फैक्ट दैट ही विल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस और कॉजेज इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है, उसको आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई आपने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करा, क्या कारण थे ना करने के, तो ये सब चीज आपको बतानी पड़ेगी। रिपोर्ट में आप भेजेंगे और आप जो इन्फॉर्मेशन मतलब जो कंप्लेनेंट है आप उसको भी देंगे। और मैं फिर कह रहा हूं विक्टिम हर बार कंप्लेनेंट हो ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। मान लीजिए मेरे साथ कोई घटना घटी तो जरूरी नहीं है मैं ही कंप्लेनेंट हूं, हो सकता है मेरे ब्याह पे मेरा भाई कंप्लेनेंट हो जाए या कोई अननोन पर्सन कंप्लेनेंट हो जाए जिसने मेरी जाके थाने में इंफॉर्मेशन दी। अगर मान लीजिए 1% किसी बंदे का मर्डर ही हो गया तो उसके ब्याह पे कोई तो एफआईआर इंफॉर्मेशन वगैरह देगा पुलिस को जाके, ठीक है। तो इसमें जो इंफॉर्मेंट है उसको भी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, 157 यही कहता है, इसके अलावा कुछ नहीं कहता। लेकिन हाँ अभी रुक जाइए, अभी 157 खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब मैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स पे बात करूंगा जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी अटका होगा ना वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब उसके ऊपर आते हैं।
पहली चीज, ये जो अकरेंस रिपोर्ट हम दे रहे हैं, इट्स नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। कल एक्यूज्ड आके ट्रायल के टाइम पे ये नहीं कह सकते कि मेरे को वो रिपोर्ट चाहिए, उनको रिपोर्ट मांगने का कोई भी राइट नहीं है। ये सिर्फ पुलिस और मजिस्ट्रेट साहब के बीच की बात है, इसमें थर्ड पार्टी कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखिए। और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जो मैंने मतलब खुद नोट डाउन करे थे जब मैं पढ़ने बैठा था। इसके अंदर जो जो मैंने आपको चीजें बताई उनमें से कुछ पॉइंट्स ये भी हैं। अकरेंस रिपोर्ट मैंने आपको बताई दी है, ये बता दिया कि अकरेंस रिपोर्ट क्यों दी जाती है, ताकि वो प्रोसीजर जो है इन्वेस्टिगेट का रेगुलेट कर सके। अगर उन्हें लग रहा है कि ये चीज पुलिस ने नहीं करी या ये चीज नहीं करी, तो वो डायरेक्शन दे सकते हैं, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट उसमें सेक्शन में बताऊंगा। जितनी जल्दी हो सके मजिस्ट्रेट साहब को रिपोर्ट देनी है, पुलिस को वेट नहीं करना इस चीज का। अगर हाँ एक चीज और, मान लीजिए पुलिस किसी कारणवश से रिपोर्ट देने में देरी हो जाती है, तो आप कल ये नहीं कह सकते कि भाई इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं हुई या इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई या मैं नहीं इन्वेस्टिगेशन, वो मतलब इन्वेस्टिगेशन को विशेट नहीं कर सकता, यानी कि इन्वेस्टिगेशन इसका मतलब खराब नहीं मानी जाएगी अगर मान लीजिए वो रिपोर्ट जल्दी नहीं पहुंच पाई तो। ऐसा दिमाग में रख लेना ये बात। इसके बाद क्या है, ये मैंडेटरी है कि भाई उनको इन्फॉर्म करना, इसमें कोई भी मे वर्ड यूज नहीं, शैल वर्ड यूज है, इस चीज का ध्यान रखना। कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई नहीं करनी, ये करनी है, ये मैंडेटरी है, ठीक है। इसके अंदर किस चीज का इन्फॉर्म करना होता है करेंस रिपोर्ट के अंदर, इसके अंदर के भाई इन्वेस्टिगेशन की क्या प्रोग्रेस हुई, क्या नहीं हुई, क्या स्टेप तुमने लिए, क्या ऑफेंस हुआ, इस सब चीज की मतलब क्या कंप्लेंट आई थी या क्या एफआईआर में मेंशन था, इन सब चीज की आपको वो बताना पड़ेगा मजिस्ट्रेट साहब को, ठीक है। और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसमें क्लेम नहीं कर सकते आप, एक्यूज साइड से क्लेम नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये ऑब्लिगेटरी है पुलिस के लिए कि ये रिपोर्ट पुलिस को देनी पड़ेगी। तो चलिए अब बात करते हैं जजमेंट के ऊपर। ये केस है रामा चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 2009, सुप्रीम को SC 2308। इस केस के अंदर जो हमारे जज साहब थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उन्होंने कुछ गाइडलाइन इस पे मतलब कुछ डायरेक्शंस इशू करे ताकि लोगों को अच्छी तरह से इस चीज के बारे में समझ आ जाए। अब इसके अंदर जो हमारे जज साहब थे P सताशिवम, उन्होंने इसके बारे में क्या क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने सबसे पहली बात ये बोली कि भाई फर्दर इन्वेस्टिगेशन, थोड़ा मैं आपको इन्वेस्टिगेशन का बता देता हूँ। देखिए पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट फाइल कर दी, ठीक है। क्या बाद में पुलिस फिर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है या नहीं कर सकती? क्या पुलिस को लग रहा है यार जो पहले इन्वेस्टिगेशन हुई है ठीक नहीं हुई, हमको दोबारा इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो इन सब में क्या होगा? तो ये केस भी उसी चीज से रिलेटेड है। तो मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, एक बार पुलिस ने अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली, चार्जशीट फाइल हो गई, उसके बाद अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना चाहे तो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। उन्हें उस जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस चार्जशीट के बाद कर रहे हैं उसको बोला जाएगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन। उसको री इन्वेस्टिगेशन आप नहीं कह सकते, आप न्यू इन्वेस्टिगेशन नहीं कह सकते, आप फ्रेश इन्वेस्टिगेशन नहीं कह सकते, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन कहा जाएगा। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर सकती है। अब क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को वो लेनी पड़ेगी परमिशन मजिस्ट्रेट से, है या नहीं? ऐसा नहीं है, पुलिस से मजिस्ट्रेट साहब से ऐसा कोई भी वो नहीं लेगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने की पावर पुलिस की है। पुलिस को, क्योंकि ये ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि भाई मान लो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली, बट कुछ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस बाद में पुलिस को ऐसे मिल गए जिनसे पुलिस को लगा कि यार अभी और इन्वेस्टिगेशन करी जा सकती है, इस केस में भी और गहराई में हमें जाना है। तो ऐसे टाइम में पुलिस अपना काम इन्वेस्टिगेशन करना है तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अगर पुलिस को लगेगा तो पुलिस कर सकते हैं। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि पुलिस को पता ही नहीं लगेगा इस बारे में। अगर ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन मतलब ये रूल ला दिया गया कि एक बार इन्वेस्टिगेशन करो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तो ऐसे तो पता नहीं कितने बंदे बच जाएंगे क्योंकि चार्जशीट के बाद। तो इसलिए इसको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल में नहीं रखा गया। अगर पुलिस को लगता है कि वही फर्दर इन्वेस्टिगेशन है
तो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। हाँ ये है कि मजिस्ट्रेट्स आपकी नॉलेज में वो चीज होनी चाहिए कि भाई पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसका मतलब ये नहीं जो पहले इन्वेस्टिगेशन करी है वो फेल हो गई या वो खत्म, नहीं, वो एग्जिस्टेंस में रहेगी। इसलिए आगे वाली इन्वेस्टिगेशन को फर्दर इन्वेस्टिगेशन कहा जा रहा है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। इसी चीज में इन्होंने बोला कि भाई पुलिस को राइट है फर्दर इन्वेस्टिगेशन का। जो जज साहब थे उन्होंने इस केस के अंदर बोला पुलिस को राइट है फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आफ्टर फाइलिंग ऑफ पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 क्लोज सब क्लोज 2 पुलिस हैज अ राइट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। पर पुलिस को फ्रेश इन्वेस्टिगेशन और री इन्वेस्टिगेशन का कोई भी राइट नहीं है, ठीक है। वो री इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, ना ही फ्रेश इन्वेस्टिगेशन। मान लीजिए एक बार इन्वेस्टिगेशन हो गया, पुलिस कह रही है जी हमें फिर से फ्रेश इन्वेस्टिगेशन करनी है, ऐसा नहीं है, होगी तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है ये कंटिन्यूएशन मानी जाएगी अर्लियर इन्वेस्टिगेशन की, यानी कि जो पहले हो गई चार्जशीट फाइल हुई, ठीक है, या फिर पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई, उसके बाद फिर दोबारा जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो पहले वाली अर्ली इन्वेस्टिगेशन कही जाएगी और उसकी कंटिन्यू में फर्दर इन्वेस्टिगेशन आ जाएगी। या होपफुली आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो सेम प्रोसीजर वही है, फॉरवर्ड कर दी जाएगी पुलिस को, उनको पुलिस कह रहा हूँ माफ कीजिएगा, मजिस्ट्रेट्स आपको रिपोर्ट फर्दर भेज दी जाएगी जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी तरह की वो नहीं चाहिए, यह पुलिस का स्टैट्यूटरी राइट है। एक और जजमेंट का आप हवाला दे सकते हैं, के चंद्रशेखर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स 1998 का ये केस है। इसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि ये एक स्टैट्यूटरी राइट है पुलिस का, ठीक है। स्टैट्यूटरी राइट मतलब ये एक्ट के द्वारा दिया गया है राइट फर्दर इन्वेस्टिगेशन का। ये ऐसा नहीं है कि इसको वो नहीं कर सकता, लेकिन दी इन्वेस्टिगेशन, पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर गई, रिपोर्ट दे दी, अब बोला मुझे दोबारा करनी है इन्वेस्टिगेशन, तो री इन्वेस्टिगेशन अलाउ नहीं है। ध्यान रखना, वर्डों में कंफ्यूज मत हो जाना, सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की परमिशन है, बाकी री इन्वेस्टिगेशन आए, फ्रेश इन्वेस्टिगेशन आए, ठीक है, ये सब अलाउ नहीं है। और एक चीज, हाँ, जो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है लीगल मैन नाम से, मैं उसमें लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसके अंदर मैं डेली एक क्विज को लीगल क्विज क्वेश्चन डालता हूँ, तो वहां पर आप जाइए, चैनल को मतलब फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम अकाउंट को, और डेली आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां आप जाइए, आप स्टोरी खोलेंगे तो आपको आज भी एक क्वेश्चन मैंने डाल रखा है वहां पे मिल जाएगा, और नेक्स्ट डे में उसका आंसर थोड़ा डिस्क्राइब करके लिख देता हूँ। तो सही है आपके लिए, जाइए फॉलो करिए, वहां पर देखिए आपको मिल जाएगा। और बाकी सीआरपीसी या फिर अदर सब्जेक्ट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और कुछ भी अगर आपको कमी लगती है, कुछ चीज समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, वहां से हम आपको इजीली बता देंगे। कुछ भी अगर प्रॉब्लम है नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और बाकी कोई कमी है हमें बताइए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।